वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि भारत के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना विश्वास मजबूत किया है और तीसरी बार उसे चुना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की प्राथमिकता को गिनाते हुए कहा कि किसान, महिला, युवा, गरीब पर सरकार का फोकस है। और एक नजर क्या कुछ खास रहा, तो बजट में क्या है खास आपको बता देते हैं। शिक्षा और स्किल बढ़ाने पर 4.8 लाख करोड़ का आवंटन, 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज पर फोकस, 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता, 32 फसलों के लिए 109 वैरायटी लॉन्च करेंगे। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर, 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। तो कृषि सेक्टर के लिए तो 20 लाख युवा पीएम योजना के तहत स्किल्ड होंगे। ये तमाम खास बातें बजट की हम आपको बता रहे हैं। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। तो इंटर्नशिप के दौरान सभी युवाओं को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा एक्स्ट्रा पीएफ। और बजट पर चर्चा करेंगे। बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। दिनेश निगम जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर्थिक विशेषज्ञ के पास चलेंगे, देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी, मोदी का 3.0 पहला बजट पेश किस तरह से देखते हैं इसे, क्योंकि जो उम्मीद लगा के बैठे थे सभी सेक्टर्स की बात करें, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट 3.0? देखिए, आजादी के बाद देश की जो आर्थिक स्थिति थी और जो 2047 देश के सामने लक्ष्य है, उस आधार पे तो मैं बजट का स्वागत करूंगा जी। लेकिन वित्तीय घाटे की क्या स्थिति रहेगी, सरकार इसको कैसे कम करेगी, सरकार के पास आय के अन्य स्रोत क्या रहेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, ये अभी एक प्रश्न है जी। देखिए, आज की स्थिति में आप देखिए 83.66 हमारा डॉलर की स्थिति है। $1 में जो रुपए की स्थिति है ये है। 20% का डिफरेंस है आयात और निर्यात में। देश के अंदर आयात बढ़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है। सरकार की कोई पॉलिसी है क्या निर्यात करने की जी? क्या कृषि आधारित उद्योग या कृषि प्रोडक्ट कैसे निर्यात हो गया? क्या देश के अंदर निर्यात केंद्र पंचायत स्तर पे खोले जाएंगे क्या, जिला स्तर पे खोले जाएंगे क्या? तो पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएगा? देखिए, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्वागत करते हैं। 3 लाख करोड़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, एजुकेशन की बात की गई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में 19% योगदान महिलाओं का है। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसको हमको 40 to 45% ले आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ घर दिए, इसका हम स्वागत करते हैं। केवल आपने घर नहीं दिए हैं, ये शहरी अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उद्योग को मजबूत किया, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, लोगों को इसको रोजगार मिलेगा। हायर एजुकेशन में आपने 10 लाख की लोन की बात की है। ये लोन कौन लेगा, बैंक किसको ये लोन देगा, इस बात की हमको चिंता करने की आवश्यकता है। एक गरीब विद्यार्थियों को क्या बैंक लोन दे रही है कि लोग सब्सिडी के नाम पर, टैक्स बचाने के नाम पर अपने एक वर्ग विशेष जो उच्च वर्ग है वो अपने बच्चों को विदेश भेजेगा, भारत का पैसा विदेश जाएगा। 2023 में 13 लाख विद्यार्थी विदेश पढ़ने गए उच्च वर्ग के। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। 5 सालों में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है?
किस सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट देंगे? उत्पादन सेक्टर में आप 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्वागत है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वहां पर, लेकिन विश्वविद्यालय में आप कब नौकरी निकालेंगे? विश्वविद्यालय में, भारत के विश्वविद्यालय में 60% सीट खाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, LIC, सेंटर फैक्ट्री, सब में सीट खाली है, रेलवे में सीट खाली है, इसमें कब नियुक्ति करेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय में 160 टीचर की आवश्यकता है, केवल 30 टीचर वहां पर है, उसमें भी आधे अतिथि शिक्षक है। मध्य प्रदेश के अंदर 460 प्राध्यापकों की आवश्यकता है, 500 प्रिंसिपल की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट देने की आवश्यकता थी, 3 गुना बजट देने की आवश्यकता थी। शिक्षा भविष्य का युवा निर्माण करता है, स्किल डेवलपमेंट तो एजुकेशन में आ सकता है, लेकिन आपने उस ओर बजट में ध्यान नहीं दिया। रिसर्च एंड पॉलिसी के लिए केवल 1 लाख करोड़ आप देंगे। अरे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। आज आप देखिए कि जमीन की स्थिति क्या है। मुझे लगता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में लैब बनना चाहिए। वो जमीन किस उपयोगी है, पानी की गुणवत्ता के लिए हमको लैब बनना चाहिए। किसान को पता ही नहीं कि मेरी जमीन की क्षमता क्या है, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन मतलब जमीन पे ही खत्म हो रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है। राहत का बजट नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते, एकेडमिक से जुड़े होने के नाते मैं एक बजट का दर्पण के रूप में सत्यता प्रस्तुत करूंगा। सरकार को और काम करने की आवश्यकता थी। सरकार सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी? क्या आपका भी नीति में टैक्स बढ़ाएगी क्या सरकार? क्या युवाओं को शराब उसमें लेके जाएगी? मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, तो सरकार कहां से टैक्स लाएगी, कहां से पैसा लाएगी? रियल एस्टेट की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप जमीन की जो स्टाम्प ड्यूटी उसको कम नहीं कर रहे, हाउस लोन कम नहीं हो रहा है। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा आज रोजगार है। आप भोपाल के अंदर देखिए, रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी वापस। बीजेपी नेता के पास चलेंगे, छत्तीसगढ़ से मौजूद है प्रवीण साहू जी। प्रवीण साहू जी, तमाम जो सवाल उठा रहे हैं बजट को लेकर, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले इसको नमस्कार कहना चाहता हूं। देखिए, आज का जो बजट है वो देश के विकास का बहुत स्वागत योग्य बजट है। आज आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने विकास की गाथा दोबारा लिख दी है। जिस प्रकार हम बात करें तो देखिए, भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संतुलन का बजट हमको देखने को मिला। प्रत्येक क्षेत्र के लिए आज जो है विकास की गाथा लिखी गई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अन्नदाता हो, या चाहे वो हमारी नारी शक्ति क्यों ना हो। और विशेष रूप से अगर हम युवाओं की बात करें तो देखिए, टॉप 500 कंपनीज में अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और एक टॉप 500 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, छोटे मोटे कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। अनेक लाखों युवाओं को जो है स्किल किया जाएगा। और जिस प्रकार अगर बजट का विश्लेषण जो आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे, तो बहुत सारे विषय इसमें निकल रहे थे। सबसे प्रमुख तौर पर बात करूं तो वो जो मुद्रा लोन के जो स्कीम में जो 10 लाख की जो सीमा थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करूं तो देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे प्रत्येक क्षेत्र को लाभ होगा। और देखिए, एक और हम विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं। और इस साल गवर्नमेंट ने कोई भी नया टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया, ना ही टैक्स के दरों में जो है वृद्धि की। तो निश्चित रूप से ये विकास की गाथा को गढ़ने वाला बजट है और देश का प्रत्येक वर्ग इससे लाभान्वित होगा, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, या किसी भी वर्ग की अगर हम बात करें तो सभी वर्ग में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी के पास चलेंगे। सत्य प्रकाश जी, विपक्ष होने के नाते आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिएगा, एक आम जनता होने के नाते आप सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या जो बजट पेश हुआ मोदी का 3.0, किस तरह से देखते हैं इसे? जो उम्मीद लगाए थे लोगों ने, क्या उम्मीद पर खरा उतरा है ये बजट? देखिए कविता जी, आपने सही बोला। देखिए, पहले मैं नागरिक हूँ भारत देश का, तो इसलिए मैं उस रूप से भी बजट को देखता हूँ। उसके बाद मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो देखिए, उस रूप से अगर मैं देखूं तो रोजगार सबसे महत्वपूर्ण। युवा हूं मैं, और भी मेरे साथ जो मेरे साथी लोग हैं, रोजगार सबसे पहले खोजता है कि बजट जब आता है तो युवा टीवी के सामने बैठता है रोजगार के लिए कि रोजगार की घोषणा क्या हो रही है। तो रोजगार की यहाँ क्या बात है? इंटर्नशिप की बात करिए तो हमारे घोषणा पत्र की इन्होंने कॉपी कर दी है, मगर देखिए, रोजगार इंटर्नशिप से नहीं होता। आपने उसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे, उससे रोजगार मिलेगा। महत्वपूर्ण बात ये, 30 लाख पद खाली है, आपने एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोले कि हमारे केंद्र सरकार की एजेंसी में 30 लाख पद खाली है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी भी हमारे विशेषज्ञ जी ने बात बताई, यूनिवर्सिटीज में कितने पद खाली हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो रोजगार की कोई बात नहीं है। अब दूसरी सेक्टर में भी आ जाइए। अब कृषि की बात करते थे, कृषि प्रधान हमारा देश है। कृषि के मामले में आप देखिए, कटौती हर साल होती जा रही है।
अगर पिछली बार हुई तब भी बजट में कटौती, इस बार बजट में कटौती हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप बोलते हैं कि हम किसानों के बारे में सोचते हैं, किसान सम्मान निधि की देखिए, किसान सोच रहे थे किसान सम्मान निधि का वृद्धि होगी, उसमें भी कुछ नहीं बोला गया। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपने किसी के लिए भी कोई लाभ का काम नहीं किया। और मैं छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की तो इन्होंने हमेशा उपेक्षा की है। जब से 10 साल 11 साल की मोदी सरकार हो गई है, तब से देखिए छत्तीसगढ़ की हमेशा उपेक्षा हुई है। बिलासपुर जोन रेलवे के बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं करे, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला बिलासपुर जोन है। एम्स नया रायपुर में की है, 3 साल पहले उसका जमीन अधिग्रहण हो चुका है, अभी भी उस पर कोई बात नहीं है। बलौदाबाजार रायपुर जो रेलवे लाइन की था उसकी बात नहीं हुई है। यहां तक कि रायपुर हैदराबाद जो आपने 2 साल पहले पास किया था, उसको फिर से जो हाईवे बनाने का, उसको फिर से आपने रद्द कर दिया। उसको बारे में कोई कारण या कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई इस बजट में। तो आपने किया क्या है? एक और चीज बोलूंगा, देखिए ये नया पैकेज लेके आते हैं, अंदर वही सामान रहता है। अब जैसे एक योजना मैं देख रहा था आपकी टीवी स्क्रीन पे कि 14 शहरों के लिए कुछ नई योजना लेके आ रहे, 30 लाख से ज्यादा या कम आ जा 30 लाख से तक की आबादी वालों के लिए। तो इनकी योजना वो स्मार्ट सिटी वाली योजना थी, उसका क्या हुआ? वो डब्बे में बंद हो गई। वो एक घोटाला बहुत बड़ा, वो स्मार्ट सिटी योजना। आप 100 शहरों लेके आए, कहां गई वो योजना है पता नहीं, मगर एक और नया आप लेके आ जाते हैं। तो आपका पुरानी योजना को कहां है वो पता नहीं, नई योजना लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और उससे सबसे महत्वपूर्ण देखिए महंगाई की बात, महंगाई से छुटकारा पाने के लिए कहीं पे कोई बात नहीं है। महंगाई की जो आपको अगर फूड इन्फ्लेशन की बात कर ले, जो 9% से भी ऊपर जा रहा है, 9.5% जून में था, उसकी आपने कहीं कोई बात नहीं की है। सब्जियों के दाम पिछले साल से 30% और बढ़ गए हैं। तो आपने कहीं पे भी फूड इन्फ्लेशन जहां सबसे जरूरी है उसके बारे में कहीं बात नहीं की आपने। तो आपने ना महंगाई की बात की, ना रोजगार की बात की, ना किसानों की बात की है। किसान आत्महत्या बढ़ रहे हैं, एनसीआर की डाटा कहता है कि प्रति वर्ष 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहां है? और आपने अपने गठबंधन को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो बैसाखी है वो कहीं हिल ना जाए, टीडीपी और बिहार उनको खुश रखने के लिए आपने वहां पे अलग अलग निवेशक के तौर पे, या वहां पे अलग अलग फंड देने के तौर पे उनको खुश करने के लिए कर दिया। मगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को जो आदिवासी है, वहां पे नक्सल प्रभावित है, आप बस्तर क्षेत्र के लिए आप एक अलग बजट दे सकते थे। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र, मतलब कि सत्यप्रकाश जी, आप आम जनता होने के नाते और विपक्ष के होने के नाते आप इस बजट से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी भी है। दिनेश निगम जी, आपने आर्थिक विशेषज्ञ को सुना, बोल रहा हूं ना, रोजगार की बात बता दें। जी, आपने बीजेपी नेता को सुना, आपने विपक्ष को भी सुना, कांग्रेस नेता को। किस तरह से आप आकलन करते हैं इस बजट का? देखिए क्या है कि पहले से ये तय था कि चूंकि 2-3 स्टेट राज्यों में चुनाव होने हैं, तो पहले से ये तय था कि जो भारत सरकार का बजट पेश होगा वो इन मुद्दों को माने उसको दृष्टिकोण रखते हुए होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये भी सही है कि बैसाखी के तो अपन नहीं कहेंगे क्योंकि अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो उनके समर्थक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सहारे से गवर्नमेंट चल रही भारत सरकार, तो ये बहुत पहले से आपने भी देखा, आप चूंकि मीडिया से अपन लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत पहले से आ रहा था कि इन दोनों लोगों की जो डिमांड है, अगर उन डिमांडों में कोई भी कटौती हुई तो निश्चित रूप से अगर किसी ने भी अपना टेका हटा लिया तो सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस बार जो हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें इन 2 आंध्र प्रदेश और बिहार को किस तरह से प्राथमिकता, मतलब एक आप ये देखिए कि 60% बजट जो है, मतलब कि सपोर्टिव पार्टी को खुश किया गया है इस बजट से, आप नो डाउट, बिल्कुल 100%। देखिए आप खुद देखिए कविता जी कि जो 60% का बजट है वो निश्चित में अब वो एक चूंकि नई राजधानी आंध्र प्रदेश में बनाई जानी है, उसके लिए 15-20 हजार करोड़ एक मुश्त। तो अब ये क्यों? अभी तक मैंने इस तरह से बजट, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी ने पहली बार बजट रखा है, 7वीं बार भारत सरकार के रूप वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया है। उनके कई बजट हम लोगों ने देखे हैं, 43 साल की अपनी पत्रकारिता में हमने इनको भी वित्त मंत्री के रूप में जो देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इस तरह से बजट के बारे में सोचा भी होगा कि हमको इस तरह से बजट भारत सरकार का पेश करना पड़ेगा। पर वो कौन सी इन लोगों के आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये पहले से तय था कि इस बार बजट होगा उन्हीं 2 राज्यों में ज्यादा केंद्रित होगा, वो हुआ। अब राज्यसभा हमारे आर्थिक विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने टू द पॉइंट जो बताया कि इन चीजों की कमी जो थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा वो है अपना कहना चाहिए पौधा कि अपन उसमें इतनी भी खाद और जितना उसको चीजें वो करेंगे, जितना वो डेवलप होगा उतनी देश डेवलप होगा। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का विस्तार करेंगे, शिक्षा में आप अध्यापक प्राचार्यों की भर्तियां करेंगे जो रिक्त है, जैसा
निश्चित रूप से मुझे भी मालूम है, मुझे भी कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं जिनमें बहुत से विद्यालय, बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों का बड़ा अभाव है ना। तो इन पे जरूर प्राथमिकता के आधार पे भारत सरकार को ध्यान देना था और ऐसी अपेक्षा भी की जा रही थी कि करेंगे। पर ये जो बजट है कविता जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी बजट है। उन तीनों स्टेटों और के साथ साथ ये 2 राज्य है ना, इनको देख करके लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि 2024 का बजट 2047 में विकसित भारत की नींव है। नहीं, सरकार तो इसलिए कहेगी कि सरकार का तो जो पक्ष में कहेगी नहीं, सरकार उसका सरकार के साथ आप ये देखिए कि सरकार के साथ जो दल जुड़ा हुआ है उसका जो मेन उपदेश था चुनाव के पहले भी तो वही था 2047। आप उसको क्यों उसकी अपेक्षा मतलब नजरअंदाज मत करिए। उन्होंने जो टारगेट रखा था वो जिस आधार पे आम जनता को प्रभावित करने से और 400 का जो उन्होंने एक नारा दिया था वो ये 2047 को टारगेट करके ही दिया गया था। ठीक है ना, तो अपन उसको भी नजरअंदाज नहीं करें। तो सवाल ये है कि लेकिन इस बजट में न तो वो 400 का कोई रोल रहा न 2047 का। कहने के लिए आप भी कहते रहिए, सवाल ये है कि जब 2024-25 की जनता को ही आप प्रभावित नहीं पाएंगे, उसको समुचित लाभ नहीं दे पाएंगे जो आपसे वो अपेक्षा रखती है। क्या लगता है कि जनता इस बजट से प्रभावित नहीं होगी? 100% होगी। देखिए, सबसे ज्यादा तो प्रभावित होगी मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय। ये जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सर जी ने और बीजेपी ने भी इनडायरेक्ट में उसको स्वीकारा तो नहीं, पर उन्होंने भी उस बात को महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महंगाई किस चरम सीमा में पहुंच गई है। अपेक्षा ये की जाती थी कि बजट में कुछ ऐसे भी, चूंकि चुनावी बजट कहा जा सकता है इसलिए ऐसा लग रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई पे भी ध्यान दे करके वो कुछ ऐसे नियम कानून या ऐसे कुछ बजट वो करेंगे जिसमें महंगाई में कंट्रोल हो। उसमें भी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गई। मेरा अपना जो आंकलन है। ठीक है, आर्थिक विशेषज्ञ के पास चलेंगे, देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी, विपक्ष जो है वो भी इस बजट से खुश नहीं है। राबड़ी देवी कह रही कि बिहार को झुंझुना थमा दिया। देखिए, विपक्ष खुश हो, सत्ता पक्ष हो, इससे तो मुझे ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अर्थशास्त्री के नाते सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि विकसित भारत 2047 क्यों। भारत का युवा 60% है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति युवा है। भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत का मार्केट विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन भारत का मार्केट में विदेशी कंपनियां आके भारत का पैसा विदेश ना ले जाए, इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी। भारत का युवा जिसके पास टैलेंट है उसको विदेशी कंपनी ना ले जाए। भारत का युवा विदेश में जाकर काम करेगा तो भारत विकसित नहीं बन पाएगा। भारत की महिलाओं को एजुकेशन देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से लाना पड़ेगा, उनको भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान को हमको लाना पड़ेगा, तभी विकसित भारत 2047 बनेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2050 में 39% आबादी 60 साल के ऊपर के लोगों की होने वाली है। 2047 के बाद भारत का युवा ढलता जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस यूथ के पावर को हमको इस्तेमाल करना है। देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम योजना बना देते, पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। देश के नीति आयोग, योजना आयोग को आपने नीति आयोग बना दिया, क्या कर रही है वो नीति आयोग। मध्य प्रदेश का नीति आयोग, योजना आयोग है कहां, मुझे तो यही नहीं पता चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस, कहां गुड गवर्नेंस कर रही है। आज तहसीलों के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर काम करवाना बड़ा मुश्किल है, नगर निगम में काम करवाना मुश्किल है। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के भवन में बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र की आप हालत तो देखिए। आज अगर ग्राम पंचायत में किसी को सांप काट लेता है वो शहर की ओर आता है, क्यों नहीं ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप रखते हैं। मनरेगा की मजदूरी 240 रुपए है, शहर के अंदर मजदूर को 500 रुपए मिल रहा है, वो शहर नहीं जाएगा क्या। मनरेगा की मजदूर 400 रुपए करने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से मनरेगा ने ग्रामीण विकास की तस्वीर बदली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने देश की तस्वीर बदली है, लेकिन हमको इंप्लीमेंटेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार केवल प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नौकरी नहीं ला सकती है, प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार को नहीं जाना पड़ेगा। हमको ऐसी अर्थव्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें सरकार का भी योगदान हो, पब्लिक का भी योगदान हो, प्राइवेट का भी योगदान हो। सरकार को सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार को सभी ठेके स्वयं न ले लें, सरकारी अर्थशास्त्री न बन जाए, सरकारी एकेडमिशियन न बन जाए। सरकार को आर्थिक जगत के लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रोजगार लाना पड़ेगा। आप देखिए रूरल बैंकिंग, 15-20 पंचायतों पे केवल एक बैंक है, उस बैंक में एक मैनेजर है, एक चपरासी, एक बाबू है। 15-20 पंचायत इनके दम पर चली गई क्या।
सरकार जो वित्तीय घाटा है इसकी बात सरकार नहीं कर रही है। देश का 30% बजट का 30% पैसा हमको ब्याज में देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा पैसा है। क्या है सरकार में इसकी स्कीम, कैसे इस पैसे को कम करेगी सरकार? आप देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, भारत के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा मार्केट में कैसा आएगा? बैंक के अंदर आज केवल कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको टैक्स देना पड़ रहा है। आपने इसको 20,000 कम नहीं किया। अगर 20,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति जो बैंक में अगर एफडी बढ़ती तो एफडी सरकार रिटेल सेक्टर को देती, व्यापारियों को देती, इंफ्रास्ट्रक्चर को देती। आपने वो किया। इसके बाद आप देखिए एमएसएमई में किसको लाभ मिल रहा है? छोटे उद्योग तो चल ही नहीं पा रहे हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़े मगरमच्छ आप ला दे रहे हैं, वो छोटे उद्योग को खत्म कर दे रहे हैं। आज भी देखिए चीन के प्रोडक्ट भारत की मार्केट में घुसपैठ किए हुए हैं। हमारे खिलौना उद्योग को लॉस हो रहा है। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के सेक्टर में आप देखिए, अब उन्होंने क्या किया, पहले सील लगाते थे, अब भारत के उद्योग चीन का माल लेके आते हैं और अपनी सील लगाते हैं। सरकार इस ओर क्या काम कर रही है? टूरिज्म के सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। भारत का ज्यादा पैसा या अपर क्लास के लोग टूरिज्म के लिए विदेश जा रहे हैं। सरकार ने ऐसी नीति को नहीं बनाई कि वो भारत के टूरिज्म को प्रमोट करे। सबसे ज्यादा रोजगार टूरिज्म के सेक्टर में है। मैन्युफैक्चर आपको करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी। आपने किसानों को सोलर फ्री में क्यों नहीं दिया? किसानों, अच्छी बात है, किसानों को आपने बिजली की समस्या अब नहीं है, सड़क अच्छी, बहुत अच्छी है, पानी की समस्या नहीं है। देश के अंदर 1947 के बाद जो रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमेशा सरकार कहती है, देवेंद्र जी, ठीक है, देश विकसित भारत की ओर जा रहा है। हमेशा जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या इस बजट में झलक नहीं दिखा? एक लाइन में फिर जाऊंगी प्रवीण साहू के पास। बिल्कुल दिखा है, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं किसी एक की तारीफ नहीं कर सकता। सरकार अच्छा काम कर रही है। 1947 के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, देश की जनसंख्या बढ़ रही है। आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए, देश की युवा आबादी बढ़ रही है। आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरी हमको प्रत्येक वर्ष चाहिए है। युवाओं को शिक्षा चाहिए है, युवाओं को रोजगार चाहिए, देश को उद्योग चाहिए है। शिक्षा पर जोर नहीं। जी प्रवीण जी। देखिए, हमारी पार्टी जब से सत्ता में आई है, हमें लगातार, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा, सभी पर ध्यान दिया है। प्रत्येक पहलू को हमने ध्यान दिया है। लेकिन प्रवीण जी, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 10 साल, देखिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय महोदय अर्थशास्त्री, मैं भी कुछ आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े जो जनता के बीच जो चल रहे हैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए, आज से 10 साल पहले जो हाईवेज थे वो पूरे देश में 98,000 किलोमीटर थे। 10 साल में बढ़कर वो हो गया 1.5 लाख किलोमीटर। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, रेलवे रूट जो इलेक्ट्रिफिकेशन था पहले केवल 22,000 किलोमीटर में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वो आज बढ़कर 50,000 किलोमीटर हो चुका है। मैं शिक्षा की बात करूं तो देखिए 7 नए ट्रिपल IIT खुले, 7 नए IIM खुले, और स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो देखिए 15 नए एम्स की स्थापना हुई है। आजादी के बाद अगर मैं बात करूं तो 14 तक केवल जो है 7 एम्स थे, हमने 10 साल में 15 नए एम्स की स्थापना की है। 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 390 से अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना, और ये सब करना बिना टैक्स का बर्डन बढ़ाए। तो निश्चित रूप से जनता देख रही है, और इसकी प्रामाणिकता विदेश वाले भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अगर FDI की मैं बात करूं, आदरणीय देवेंद्र जी FDI की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले FDI का जो निवेश था वो $300 बिलियन था। 10 साल बाद यानी 24 में ये अगर आंकड़ा अगर हम जाए तो $600 बिलियन है। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बाहर वालों का भी भरोसा बढ़ा है और दुगुना बढ़ा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहले $2 ट्रिलियन था, 10 साल में आकार को हमने दुगुना कर दिया है। तो लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार मैं कह रहा हूं कि हमने आम जनता पर टैक्स का अतिरिक्त 1 रुपए का भी बोझ नहीं दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने टैक्स का बोझ तो बढ़ाया नहीं, लेकिन विकास के कार्य हम और कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार होता था, इसलिए धरातल पर विकास का कोई भी काम नहीं दिखता था। आपको सड़कें नहीं दिखती थी, एयरपोर्ट। आज के बजट की बात करेंगे, संख्या दुगुनी हो चुकी है। प्रवीण जी, सिर्फ आज के बजट की बात करेंगे, तो आज के बजट की बात करेंगे बस। देखिए, वही मैं बात कर रहा हूं, यही बजट की बात है। देखिए,
कविता जी यही बात है बजट की। तो देखिए आज हमने 1 रुपए के एक्स्ट्रा जो है टैक्स का लेवी नहीं किया, फिर भी हम बात करें तो देखिए निश्चित रूप से 2037 के जो है विकसित भारत की दिशा के हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए युवाओं को फोकस किया गया है, महिलाओं को फोकस किया गया, किसानों को फोकस किया है। देखिए मुद्रा लोन की छोटी मोटी योजना नहीं है, धरातल पर आप जाए तो देखिए मुद्रा लोन के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आज जो है निश्चित रूप से लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय आरंभ किया है। तो ऐसे लोगों के लिए 10 लाख की राशि को 20 लाख करना निश्चित रूप से अभूतपूर्व कदम है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आवास, रोटी, कपड़ा और मकान, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए 10 साल के कार्यकाल में हमारे बजट के चलते 25 करोड़ जो जनता है वो गरीबी रेखा से बाहर आई। और देखिए मैं आवास की बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए हमने अपने पहले कार्यकाल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए, इस बजट में हमने 3 करोड़ नए आवास की हमने जो स्वीकृति प्रदान की है। तो चाहे वो रोटी हो, अगर मैं रोटी के बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो है 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं। फिर से बार बार कह रहा हूं कि हमने एक्सपोर्ट टैक्स लेवी किया। ये सब करने के बावजूद भी अगर हम जो है अधोसंरचना पर काम कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 से 5 लाख करोड़ था, आज वो 11 लाख करोड़ हो चुका है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा काम करना, संतुलन करना, ये केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है और भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब कि आपके अनुसार संतुलन वाला बजट है। सत्य प्रकाश जी, प्रवीण साहू जी कह रहे हैं संतुलन वाला बजट है, सभी का ध्यान रखा गया है, सबका साथ सबका विकास वाला। देखिए कविता जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि ये पूरे बीजेपी के लोग ये बोलते हैं जो 2047 का जो विकसित भारत की बात लेके चलते हैं, मगर ये होगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कभी नहीं समझेंगे। देखिए आंकड़ों की कालाबाजारी करना, आंकड़ों के फेर में जनता को फंसा देना, आंकड़ों को फेर में किसी अपनी बातों को रखना, वो इनको आता है। मगर महत्वपूर्ण बातें जनता समझती। देखिए एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी रख देता हूं आपके सामने। जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर 2000 से 2010 तक की अगर बात मैं करूं तो 8% थी ग्रोथ रेट भारत देश की, उसका 10 से 20 तक 7.5%, और अभी इनकी 6.5% जो अनुमानित है। तो ऐसे में 2047 तक कहां से आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं? तो ये सिर्फ झुंझुना देने की बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक योजना ये अभी भी लेके आए हैं, मैं देख रहा था आपकी टीवी स्क्रीन पे, स्किल डेवलपमेंट को लेकर फिर एक योजना की इन्होंने बात की है। तो देखिए स्किल डेवलप 10 साल से चला रहे, उसके बाद भी 60% ज्यादा 35 साल से उम्र के कम जो है वो 60% ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है। तो आपकी योजनाएं रहती कहां है? जैसे मैंने पहले वो स्मार्ट सिटी की पता नहीं है, ये स्किल की वैसी योजना 11 साल से चल रही है, और अभी भी आपके देश में 35 साल से कम उनके 60% व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन यूपीए सरकार की मैं बात करूं, हर साल 2 साल में रेलवे और बैंकिंग की नौकरी निकलती थी, मगर यहां पे हर 6 महीने में एक बैंक बिकता है, एक प्राइवेट सरकारी संस्था बिकती है। तो यहां ये हो रहा है, तो रोजगार कहां से देंगे? और देखिए किसानों की बात कर रहा था, किसानों के लिए एमएसपी कोई बात नहीं है, C2 फॉर्मूले की आपने बात की, दूसरे कहीं नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की कोई बात नहीं है। और ये बात कर रहे आवास की, देखिए आवास जो हमने यूपीए गवर्नमेंट में कितने बनाए तो अभी सबके सामने, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आवास बना के, सब्जियां महंगी है, वो अपनी महंगाई कमर तोड़ के वो खरीदेगा, उसका जो सिलेंडर महंगा है उस सिलेंडर को लेके आएगा, उसका जो आपका फ्री वाला राशन जो लॉलीपॉप मिल रहा है उसको पकाएगा, और उसके बाद फिर सिलेंडर सब्जी लेके आ पाएगा कि नहीं लेके आ पाएगा वो पता नहीं, मगर आप अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि हमने आवाज दे दी, आवाज दे दी। अरे भाई साहब, लोगों को जिंदा रहना है, आवाज देके भी लेके भी क्या करेंगे जब उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं रह पाएगा? तो आपको मूलभूत सुविधा में सोचना पड़ेगा। और एक और चीज देखिए, पेट्रोल डीजल पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूं, पिछले 10 साल के जो पेट्रोलियम कंपनीज है उन्होंने लगभग $10.5 बिलियन मुनाफा कमाया है, मतलब लगभग 900 अरब रुपए। और भारत देश की जनता को क्या मिल रहा है? आपको सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, लगभग 10 से 12% कम क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से, उसके बाद भी आप कहीं पे कमी नहीं कर रहे। जब यूपीए की सरकार तो 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल पे, आज 17-18 रुपए तक चला गया, आप उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। तो महंगाई के बारे में कहीं कोई बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, किसानों की बात नहीं है, आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं के लिए कोई उन्नति की बात नहीं है, तो है क्या चीज? लेकिन सरकार तो कह रही है मिडिल क्लास और रोजगार में फोकस है, जो देता था, जब सरकार कह रही है ना 12% तक ब्याज था, सत्य प्रकाश अभी देख लीजिए सरकार कह रही है मिडिल क्लास और रोजगार में फोकस है हमारा। कविता जी फोकस तो 11 साल से बता रहे हैं, रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फोकस तो 11 साल से बता रहे हैं, मगर आज भी 9.5% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। ठीक है, 9.5% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, फोकस तो 11 साल से बता रहे हैं, मगर 9.5% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। प्रवीण जी एक लाइन में आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक लाइन में बोल दीजिए, फिर दिनेश जी के पास जाऊंगी। प्रवीण जी अपने लोगों को खुश रखने के लिए। ठीक है प्रवीण जी, एक लाइन में जल्दी से आंसर दे दीजिए, दिनेश जी के पास जाऊंगी। आप वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे, मैं वही उत्तर दे रहा हूं, वैश्विक स्तर पर आप देखें तो लगातार जो है ग्रोथ की रेट कम हो रही है। उसके बावजूद अगर आप कल तक आप आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट देखें तो लगातार 3 से 4 वर्षों से अधिक हमारा जो ग्रोथ रेट 7% कॉन्स्टेंट बना हुआ है, और दुनिया का पहला और इकलौता देश है जिसका ग्रोथ रेट 7%। ठीक है दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? और अगर हम राशन बांट रहे तो आपको लॉलीपॉप लगता है, भाई जनता को हम खाना दे रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है?
प्रधानमंत्री आवास तो हमने दे दिया, आप नकार नहीं सकते। यही तो आपकी खामी है कि हमने काम करके दिखाया, आपने कुछ नहीं किया था 10 सालों में। और देखिए मैं बता रहा हूं, एफडी के रेट्स बार बार कह रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, आपकी बारी आई तो आऊंगी मैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने दिया था। ठीक है दिनेश जी देखिए क्या है कि जैसा कि अभी प्रवीण जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास, सवाल ये है कि देश की जनता की जन अपेक्षाओं में सरकार खरी उतरे। ये जनता जो है मतदान क्यों करती है, वो अपना नेता क्यों चुनती है, प्रतिनिधि क्यों चुनती है, सरकार क्यों बनाती है? क्योंकि उसकी अपेक्षाएं सरकार से ही रहती हैं। सवाल ये है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, आपने प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना बना करके लोगों को लाभ देने की स्कीम बनाई। पहले की सरकारें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना और क्या क्या अन्य नामों से वो किसी तरह आम जनता को प्रभावित करने का काम करती थी। सवाल ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या आपने जो काम किया, जैसे आपने रोड का गिनाया जी, आपने कई ऐसे उदाहरण पेश किए कि 10 साल में गवर्नमेंट ने ऐसा आप ये क्यों नहीं सोचते कि 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? जनसंख्या 10 साल में बढ़ी है तो उसके आवश्यकता अनुसार आपको रोड भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको शहर भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसी अनुसार आपको गांव में उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो ये तो आपका दायित्व है, इसीलिए तो आपको सरकार हमने चुन करके भेजा है, सरकार बना करके। भाई आम जनता, आम नागरिक जो है आपसे अपेक्षा रखेगा कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और अगर उसमें आप खरे नहीं उतरेंगे तो फिर दोषी तो आप ही को ठहराया जाएगा ना। तो ये कह करके कि 10 साल में हमने ये किया, सवाल ये नहीं, सवाल आपने जो 10 साल में कुछ भी किया, पर आप ये भी तो देखें कि 10 साल में वो कमियां भी क्या रही, आम जनता के ऊपर कितना लोड आया महंगाई का। जैसे अभी पेट्रोल की बात अभी करी किसी भाई ने हमारे, जिस समय देवेंद्र जी, आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रशिया गए थे तो बड़ी अपेक्षा की जा रही थी कि वहां से जो इस मामले में कुछ ऐसा तय होगा कि देश में पेट्रोल और डीजल में राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तक ऐसा, जबकि अपेक्षा ये की जा रही थी कि निश्चित रूप से उसका लाभ जो है चंद दिनों में ही मिल जाएगा, है देखने को, पर नहीं मिला। तो सवाल ये, मैं ये नहीं कहता कविता जी के ये सब चीजें मैं सरकार को देखिए, सरकार जब बनती है, जब सरकार चुनाव में जाती है कोई पार्टी और सत्ता में आती है, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने और करने इसलिए अंतर होता है कि कहने के लिए तो लाखों हजार करोड़ रुपए हम बेच कर देंगे, ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सरकार बना के सरकार चलाने के लिए कायम हो जाती तो उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या उसकी आती है पूंजी एकत्रित करने की, आर्थिक साधन। वो हर वादों को पूर्ण नहीं कर पाती है, नहीं करती। उसका कारण ये है कि आर्थिक कोई भी दल, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया था। उसमें नियम ये बनाया था कि आप चुनावी घोषणाएं जो भी करेंगे, आप जो भी चुनावी घोषणाएं करेंगे उसके लिए आप ये भी बताएंगे कि उसके आर्थिक साधन आप कहां से जुटाएंगे। जनता पे आप अलग से टैक्स लगाएंगे या आप जो है कर्ज लेंगे या जो कि, तो मतलब उसको भी, उस बिंदु को भी उजागर करना था। पर किसी भी माने दल ने इस बिंदु माने न तो उजागर किया, सब ये बोलते रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी ने ये नहीं बताया कि हम ये करेंगे तो कहां से करेंगे, इसके लिए हम आर्थिक साधन कहां से लाएंगे। अभी अपने आर्थिक देवेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कि ये तो बताया नहीं जा रहा। सवाल ये है कि सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि वो ये भी बताए, जैसे बजट के दौरान ही उनको ये घोषणा करना चाहिए कि हमारे जो ये हमने ये तरह की जो प्लानिंग करी, इसके लिए हम पैसा यहां से लाएंगे, इसके लिए पैसा हम इतने टुकड़े यहां से इकट्ठा करेंगे, इतने टुकड़े यहां से इकट्ठा करेंगे, इतने विदेश से लाएंगे, ऐसे करके। मतलब कुल मिलाकर प्लानिंग कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं प्लानिंग नहीं है? नहीं, प्लानिंग करके करते तो आज ये इस तरह से टिप्पणी नहीं है। देवेंद्र जी, इस बजट से सबसे ज्यादा राहत किसको मिली है, किसको सबसे ज्यादा खुश होने की जरूरत है कि हाँ हमें राहत मिली है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सभी क्षेत्र में सरकार ने पूरा काम किया है कि सबको खुश करने के लिए ये बजट प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री और एकेडमिक होने के नाते सबसे बड़ी बात तो मैं आपको पुनः ये बोलूंगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जी, सबसे बड़ा मार्केट है, वो सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, इसलिए पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, पूरी इंडस्ट्रीज भारत की ओर देख रहा है। अगर सैमसंग का मोबाइल 33% भारत में बिका है तो यूथ है, यूथ आज सैमसंग के मोबाइल की डिमांड कर रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। भारत के अंदर एक समस्या है, वो समस्या है
कि पूरे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और मैक्सिमम समय गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेट्स का इस इलेक्शन में बीतता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश में लाना पड़ेगा, इसे देश की आवश्यकता है। दूसरा महंगाई का विषय आता है। देखिए, मैं आपको महंगाई की बात बताऊं तो ये जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक महंगाई रहेगी। महंगाई देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा भी है। देखिए, जबलपुर का मटर एक समय 80 रुपए केजी बिकता है, तो किसान को फायदा होता है, सरकार को टैक्स मिलता है, और जब किसान को फायदा होता है तो वो बच्चों की शादी करता है, मकान बनाता है, ट्रैक्टर लाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आता है। लेकिन जब वो मटर 5 रुपए, उस समय जब 80 रुपए बिकता है तो महंगाई हो गई। लेकिन जब वो मटर 5 रुपए किलो रहता है और किसान उसको कटवा भी नहीं सकता, उस खेत में सड़ाना पड़ता है, तब किसी को महंगाई की चिंता नहीं होती है। टमाटर खेत में सड़ाया जाता है। इसलिए मैं बताता हूं कि महंगाई भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। जब महंगाई होती है तो लोगों को इनकम भी होती है। एक और दूसरी पक्ष में ले जाता हूं, आज से 10 साल पहले आपकी इनकम क्या थी? जिसकी इनकम 10,000 रुपए थी, आज उसकी 30,000 इनकम हो गई कि नहीं? आज 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। 1 रुपीज इज इक्वल टू 10। आज 100 रुपए 10 रुपए के बराबर हो गए, तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारत के सम्मुख एक चीन आज भी चुनौती है, लेकिन चीन बूढ़ा हो रहा है। चीन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने प्रोडक्ट दूसरे देशों में कम कीमत पे बेचता है, टैक्स नहीं लेता है, उस मार्केट को खत्म कर देता है, लेकिन अपने देश के अंदर उसमें टैक्स लेता है। चीन के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा, हर दूसरे घर में एक उद्योग है, भारत के अंदर वो नहीं है। तो इसलिए हमको ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट, सभी लोगों को रोजगार मिले, इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। एक छोटी सी बात में खत्म, हमारे देश के अंदर 45% कृषि में रोजगार है, आज भी है, आज की स्थिति में। लेकिन कृषि आधारित उद्योग, निर्यात केंद्र, और हम लैब बना दें, मिट्टी का टेस्ट ही नहीं हो पा रहा, किसान को ये नहीं पता कि मेरे यहां कौन सी अच्छी फसल हो सकती है। 11.4% कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, जीएसटी बढ़ा दी। आज भोपाल के अंदर आप देखिए, ये मार्केट शट डाउन थोड़ा कम हो रहा है। अगर सरकार इसको सहयोग करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा रोजगार है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोजगार है, स्किल डेवलपमेंट, यहां पे आप देखिए यूथ जा रहा है। और अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर में अपने आप ग्रोथ बढ़ेगा। इसलिए पुनः एग्रीकल्चर को हमें देखना है। बाकी मेहमान पर चलना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए सत्य प्रकाश जी, जल्दी से, छोटा सा। देखिए कविता जी, देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के सबसे पहला दायित्व बनता है कि आपको सोचना पड़ेगा रोजगार के लिए, महंगाई कैसे कम हो। तो देखिए, टैक्स रिजिम की भी बात कर रहे थे, अब पुराने रिजिम के, आप नए रिजिम में मात्र 20% लोग ही उसको अपनाए हुए हैं। और अभी भी देखिए, जो इन्होंने टैक्स में कटौती, जो राहत दी, वो सैलरीड पर्सन को दी है, 25,000 जो स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है, तो वो भी कहीं ना कहीं बाकी जो क्लास के उनको फायदा नहीं मिला। 80C की कोई स्पष्टता नहीं है, ना उसमें छूट में कोई रियायत दी गई है। तो आपने किया किसके लिए? कुछ भी नहीं है इस बजट में, सिर्फ और सिर्फ देखिए अपने सहयोगी को खुश रखने के लिए। चुनावी बजट जिस राज्य में उसके लिए किया, या अपने सहयोगी के लिए किया। युवा आज भी ताक रहे कि हमारे रोजगार के लिए क्या है इसमें, किसान आज भी ताक रहा हमारा एमएसपी का क्या है, तो इसमें महिला के लिए सिलेंडर कम हुआ कि नहीं हुआ, वो है नहीं, सब्जी कम। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी, और दिनेश निगम जी आपका भी, प्रवीण साहू जी आपका भी, सत्य प्रकाश जी आपका भी।